आज हम मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब इतिहास का सबक की दुनिया में उतर रहे हैं। जी और किताब की शुरुआत ही एक कह सकते हैं बड़ी चुभने वाली बात से होती है। बिल्कुल कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। जो सुनने में थोड़ा मायूस करता है ना। हाँ, लेकिन शायद यही सच्चाई भी है और लेखक का मकसद भी शायद यही है कि हम उन गलतियों को पहचानें जो हम एक समाज के तौर पर बार बार दोहराते हैं। बिल्कुल। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक सवाल के इर्द गिर्द इस किताब को समझने की कोशिश करेंगे। जी सवाल ये है कि जब आप कमजोर हों, आपकी तादाद कम हो और हालात मतलब पूरी तरह आपके खिलाफ हो, तब असली ताकत क्या होती है? क्या ये लड़ने में है या कुछ और करने में? बहुत गहरा सवाल है। तो हम इस किताब के शुरुआती हिस्सों में दिए गए कुछ वाकयात के जरिए इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब का पहला तर्क ही बड़ा दिलचस्प है। वो कहती हैं कि असली बदलाव किसी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी या इनकलाब से नहीं आता, नहीं। बल्कि एक एक इंसान की अपनी सोच बदलने से आता है। जी, और इसके लिए कुरान के एक फलसफे का हवाला दिया गया है कि कोई भी ऊपर वाला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपने अंदर की सोच न बदले। मतलब अगर बाहर की व्यवस्था से शिकायत है तो उसे बदलने की लड़ाई शुरू करने से पहले पहला कदम खुद को बदलना है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बहुत बड़ा। इसे समझने के लिए किताब में हजरत यूसुफ का उदाहरण दिया गया है। उनकी कहानी तो हम सब जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल। भाइयों ने कुएं में फेंका, फिर मिस्र में एक गुलाम की तरह बेच दिए गए। मतलब इससे बुरे हालात और क्या हो सकते हैं। सही बात है। वो एक परदेश में थे, अकेले, बिना किसी सहारे के, एक गुलाम। या फिर उस व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर दे जिसने उसे गुलाम बनाया है। लेकिन उन्हें इन दोनों में से कोई रास्ता नहीं चुना। यही तो दिलचस्प बात है। उन्होंने मिस्र के सिस्टम के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला, कोई शिकायत नहीं की। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने वो किया जो उनकी ताकत थी। उनमें इंतजाम संभालने की एक कमाल की काबिलियत थी। अच्छा। उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपने हुनर से उस वक्त के बादशाह का भरोसा जीता और उसी व्यवस्था के अंदर काम करते हुए एक गुलाम से देश के खजाने के मंत्री तक का सफर तय किया। मतलब उन्होंने हालात से लड़ने के बजाय हालात को अपनी काबिलियत से अपने हक में मोड़ लिया। बिल्कुल। एक मिनट, मतलब एक गुलाम जो परदेश में था, उसने बिना कोई जंग लड़े, कोई बगावत किए बिना ना सिर्फ खुद को सबसे ऊंचे पद पर पहुंचाया, बल्कि अपनी कौम के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और नतीजा उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। किताब के मुताबिक उनके परिवार के जो सिर्फ 68 लोग मिस्र आए थे, हाँ, उनकी देख रेख में बनी इसराइल की आबादी बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हो गई। 6 लाख? जी, ये इस बात का सबूत है कि ताकत का पहला रूप है सब्र और मौजूदा हालात में रहकर अपनी काबिलियत से मौके बनाना। ये टकराव से बचने की ताकत है। ठीक है, तो एक इंसान के लिए ये बात समझ आती है कि वो सिस्टम में रहकर अपनी जगह बनाए। लेकिन अगर बात एक पूरे समुदाय की हो जिस पर जुल्म हो रहा हो, क्या तब भी यही सलाह दी जाएगी कि बस सब्र करो और चुप रहो? ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब हमें दूसरे कदम की तरफ ले जाती है। यहाँ मक्का के शुरुआती मुसलमानों का उदाहरण दिया गया है। अच्छा। जब उन पर जुल्म बहुत बढ़ गया और उनके लिए वहां रहना मुश्किल हो गया तो उन्हें सीधी लड़ाई का हुक्म नहीं दिया गया। तो फिर क्या रास्ता सुझाया गया? उन्हें हिजरत करने की सलाह दी गई। हिजरत यानी अपने मकसद और अपनी जान को बचाने के लिए अस्थायी तौर पर अपना घर छोड़कर एक महफूज जगह चले जाना। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये अपनी लड़ाई को एक नए मैदान में ले जाना था। उन्हें हबशा यानी आज के इथियोपिया जाने को कहा गया। लेकिन हबशा ही क्यों? कोई और जगह क्यों नहीं? क्योंकि ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। हबशा का बादशाह नजाशी एक इंसाफ पसंद ईसाई था। ओहो, मतलब ये एक तरह का कूटनीतिक कदम था। बिल्कुल, ये भरोसा था कि एक अलग मजहब का होने के बावजूद वो इंसाफ करेगा। ये अपनी ताकत को बचाने और दोबारा संगठित होने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी। मतलब अगर वो वहीं रहकर लड़ते तो शायद वो छोटी सी आबादी खत्म हो जाती। तो यहाँ ताकत का दूसरा रूप सामने आता है, सही वक्त पर सही सहयोगी को पहचानना और अपनी लड़ाई के लिए एक बेहतर मैदान चुनना। ये कूटनीति की ताकत है। तो हमारे पास सब्र है और कूटनीति है, लेकिन जिंदगी में कभी न कभी तो मैदान जंग में उतरना ही पड़ता है ना? हाँ, वो भी सच है। तब तो सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, जीत या हार। क्या किताब इस बारे में कुछ कहती है? बिल्कुल, और यहीं पर मूता की जंग का जिक्र आता है जो सोच के सारे दायरे तोड़ देता है। कैसे?
एक तरफ सिर्फ 3000 की इस्लामी फौज और दूसरी तरफ उस वक्त की सुपर पावर रूमी सल्तनत की 1 लाख की फौज। 1 लाख? जी, यानी हर एक के मुकाबले 30 से ज्यादा सिपाही। ये तो सीधा सीधा खुदकुशी जैसा लगता है। और हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ गए। लड़ाई शुरू होते ही एक एक करके इस्लामी फौज के तीनों कमांडर शहीद हो गए। तीनों? हाँ, फौज बिना लीडर के थी, हौसले पस्त थे और हार सामने खड़ी थी। उस वक्त खालिद बिन वलीद ने कमान अपने हाथ में ली। और उन्होंने यकीनन एक जबरदस्त हमला करके जंग का पासा पलट दिया होगा, जैसा कि कहानियों में होता है। नहीं, उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। उल्टा किया? उन्होंने जज्बात से नहीं, दिमाग से काम लिया। एक महान रणनीतिकार की तरह उन्होंने हालात को पढ़ा और फैसला किया कि इस वक्त एक भी सिपाही को बचाना एक शानदार जीत से ज्यादा कीमती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी फौज की पोजीशन ऐसे बदली, धूल ऐसे उड़ाई कि सुबह रूमी फौज को लगा कि मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ी मदद आ गई है। अच्छा। एक भ्रम पैदा किया जी। और इस भ्रम और घबराहट का फायदा उठाकर वो अपनी पूरी फौज को लगभग बिना किसी और नुकसान के वहां से सुरक्षित वापस निकाल लाए। लेकिन 1 मिनट चलिए, इसे साफ साफ बोलते हैं, वो मैदान छोड़कर वापस आ गए। हाँ। क्या इसे हार नहीं माना गया? क्या मदीना में लोगों ने उन्हें भगोड़ा नहीं कहा होगा? क्योंकि आमतौर पर तो फौज का पीछे हटना एक बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही इस वाकया का सबसे बड़ा सबक है। बताइए। किताब बताती है कि जब वो वापस लौटे तो कुछ लोगों ने उन्हें ए भागने वालों कहकर ताना दिया, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने खुद उनका बचाव किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये भागना नहीं है, ये दोबारा हमला करने के लिए पीछे हटना है। उन्होंने इस फैसले को एक जीत करार दिया। एक जीत? जी, ये ताकत का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल रूप है। शान के लिए लड़कर मर जाने के बजाय एक बड़े मकसद के लिए जिंदा रहने की रणनीति चुनना, ये पीछे हटने की ताकत है। तो अब तक के सबक हैं सब्र, कूटनीति और जरूरत पड़ने पर पीछे हटना। ये सब बहुत रक्षात्मक यानी डिफेंसिव लगता है। क्या किताब कभी पूरी ताकत से आगे बढ़कर हमला करने की बात नहीं करती? क्या हमेशा टकराव से बचना ही अक्लमंदी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर कहानी का चौथा और सबसे हैरान करने वाला पहलू आता है। अच्छा? ये किस्सा ईरान पर फतह के दौरान का है, जब इस्लामी फौज को दजला नदी पार करके राजधानी पर हमला करना था। ठीक है, तो इसमें क्या मुश्किल थी? मुश्किल ये थी कि दजला नदी उस वक्त पूरे उफान पर थी, कोई पुल नहीं था, कोई कश्ती नहीं थी, और नदी के दूसरे किनारे पर ईरान की एक बहुत बड़ी फौज हथियारों से लैस खड़ी इंतजार कर रही थी। मतलब ये एक डेड एंड था? किसी भी फौजी कमांडर के लिए तो यही था। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? यकीनन उन्होंने इंतजार ही किया होगा। नहीं, फौज के कमांडर साद बिन अबी वक्कास ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में पागलपन लगता है। कैसा फैसला? उन्होंने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो अपने घोड़ों समेत उफनती हुई नदी में उतर जाएं। और ये कोई अचानक लिया गया जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। 1 मिनट, घोड़ों पर तूफानी नदी पार करना और सामने दुश्मन की फौज खड़ी है, ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना है। यहीं पर रणनीति का वो पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मनोवैज्ञानिक हमला। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जी, जब ईरानी फौज ने अपनी आंखों के सामने एक पूरी सेना को घोड़ों पर तूफानी नदी ऐसे पार करते देखा जैसे वो सूखी जमीन पर चल रहे हों, तो उनका दिमाग वो ये मंजर कबूल ही नहीं कर पाया। वो डर गए? उनके लिए ये इंसानों का काम नहीं था। वो इतने खौफजदा हो गए कि दैत्य आ गए चिल्लाते हुए बिना एक तीर चलाए मैदान छोड़कर भाग गए। मतलब लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती गई। बिल्कुल। यहाँ असली चमत्कार नदी पार करना नहीं था, बल्कि दुश्मन के दिमाग पर कब्जा करना था। ये सिर्फ अल्लाह पर यकीन नहीं था, ये इस बात की गहरी समझ थी कि दुश्मन की हिम्मत कैसे तोड़ी जा सकती है। ये है ताकत का चौथा रूप। जी, एक ऐसा सोचा समझा जोखिम उठाना जो दुश्मन को लड़ने से पहले ही हरा दे। ये दिलेरी की ताकत है, लेकिन अंधी दिलेरी नहीं, सोची समझी दिलेरी। तो अगर हम इन सभी कहानियों को हजरत यूसुफ, हबशा की हिजरत, मूता की जंग से वापसी और दजला नदी को पार करना, इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही गहरी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि किताब का असली संदेश सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं है,
सही कहा। ये असल में ताकत की परिभाषा को ही बदल देती है। ये बताती है कि जीत हमेशा एक शहर फतेह करना नहीं होती। कभी कभी जीत एक समुदाय को बचा लेना होती है, कभी जीत सही वक्त पर पीछे हट जाना होती है, और कभी जीत दुश्मन के दिमाग में बिना लड़े ही हासिल हो जाती है। बिल्कुल। इन सभी कहानियों में जो एक धागा मुझे कॉमन दिख रहा है वो ये है कि लीडरशिप का असल इम्तिहान ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि ताकत को कब इस्तेमाल नहीं करना है। यूसुफ ने बगावत की ताकत इस्तेमाल नहीं की, सही। पैगंबर इस्लाम ने मक्का में लड़ने की ताकत इस्तेमाल नहीं की, और खालिद बिन वलीद ने फौज को कुर्बान करने की ताकत इस्तेमाल नहीं की। जीत हमेशा एक्शन में नहीं, सही वक्त पर सही इनएक्शन में भी छिपी होती है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। किताब इतिहास को गुजरी हुई कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड बुक की तरह पेश करती है। एक गाइड बुक? जी। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी के लिए सबसे पहले अंदर से मजबूत होना, यानी अपनी सोच को सही रखना जरूरी है, और उसके बाद हालात को समझकर ये तय करना कि कब सब्र करना है, कब कूटनीति अपनानी है, कब पीछे हटना है, और कब पूरी ताकत से ऐसा कदम उठाना है कि दुश्मन हैरान रह जाए। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस किताब में सब्र और सोची समझी रणनीति पर बहुत जोर दिया गया है। जी। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ से हम पर तुरंत एक्शन लेने, अपनी राय देने और कुछ न कुछ करने का दबाव होता है, हर वक्त हम एक सोचे समझे रणनीतिक सब्र और सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली निष्क्रियता के बीच फर्क कैसे करें? आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, इतिहास का सबक। जी। और इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कब क्या हुआ, जी, बल्कि ये पूछती है कि भाई इससे हमने सीखा क्या। बिल्कुल। ये इतिहास को एक क्लासरूम की तरह देखती है, जहां गुजरी हुई घटनाएं हमारे लिए एक सबक छोड़ जाती हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही सबकों पर बात करने वाले हैं जो नेताओं के उन फैसलों से जुड़े हैं जिन्होंने आने वाले वक्त की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हमने आज के लिए 3 कहानियां चुनी हैं, और तीनों ही फैसले लेने की बिल्कुल अलग-अलग स्थितियों को दिखाती हैं। अच्छा। पहली कहानी है इमाम हसन की, जिन्होंने ताकत की चोटी पर पहुंचकर अचानक सब कुछ छोड़ दिया। ये दिलचस्प है। सवाल यही है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? और दूसरी कहानी? दूसरी कहानी हम सब ने सुनी है, तारिक बिन जियाद की और उनकी स्पेन पर फतह। जी, किश्तियां जलाने वाली कहानी। हाँ, लेकिन किताब इस मशहूर कहानी के पीछे छुपी एक अलग ही हकीकत की तरफ इशारा करती है। मतलब जो हम जानते हैं वो शायद सिर्फ एक अफसाना है। शायद। और आखिर में हम बात करेंगे तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर की। एक ऐसा वक्त जब अफवाहों का बाजार गर्म था और उनके खिलाफ बगावत पनप रही थी। उन्होंने इस कह सकते हैं फेक न्यूज़ के संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाया। तो ये तीनों कहानियां सत्ता, रणनीति और सच की ताकत के बारे में हैं। बिल्कुल। ये दिखाती हैं कि इतिहास सिर्फ जंग और जीत की कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में इंसानी समझ और फैसलों का एक गहरा अध्ययन है। तो चलिए इसी में उतरकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इमाम हसन की कहानी से। जी। वक्त है पैगंबर इस्लाम के दुनिया से जाने के लगभग 40 साल बाद का। उनके पिता हजरत अली की शहादत हो चुकी है, और लोगों ने इमाम हसन को अपना नया रहनुमा, अपना खलीफा चुन लिया है। और खलीफा का मतलब समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक राजा का पद नहीं था, नहीं, बल्कि उस वक्त की इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा सियासी और मजहबी ओहदा था। तो मतलब इमाम हसन के हाथ में एक बहुत बड़ी सल्तनत की बागडोर थी। लेकिन एक मसला था। अमीर मुआविया? हाँ, अमीर मुआविया, जो शाम यानी सीरिया के गवर्नर थे, उन्होंने इस खिलाफत को नहीं माना। तो इस्लामी दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी हुई थी। बिल्कुल। इमाम हसन के पास इराक और ईरान जैसे इलाकों की ताकत थी, और उनकी फौज वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। माहौल में जबरदस्त तनाव था, बहुत ज्यादा। और फिर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो खिलाफत से पीछे हट जाते हैं और अमीर मुआविया को अपना लीडर मान लेते हैं। एक मिनट, अपनी पूरी ताकत और सेना के होते हुए कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरा भी यही सवाल था। ये तो सीधी सीधी हार मानने जैसा लगता है। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, और शायद उस वक्त उनके अपने लोगों को भी ऐसे ही लगा होगा। हाँ, यकीनन। लेकिन यहीं पर किताब एक बहुत गहरा नुक्ता उठाती है। ये हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सियासी समझदारी थी। सियासी समझदारी कैसे? इमाम हसन ने हालात को पढ़ लिया था। उन्होंने एक बात कही थी,
जिसका जिक्र किताब में है, मैं जानता हूं कि नबूवत व खिलाफत दोनों हमारे खानदान में जमा नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका गहरा मतलब ये था कि वो समझ गए थे कि इस लड़ाई को जारी रखने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खून बहना होगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल रियलिज्म था। ये समझना कि इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हारेगा समाज ही। बिल्कुल, उन्होंने सत्ता पर शांति को तरजीह दी। किताब बताती है कि जब अमीर मुआविया 60,000 की फौज लेकर आगे बढ़े तो इमाम हसन ने भी मुकाबले की पूरी तैयारी की थी। अच्छा, मतलब ये कोई डर कर लिया गया फैसला नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने टकराव का रास्ता छोड़ दिया। ये सोचना भी मुश्किल है कि अपने समर्थकों, अपनी सेना के सामने कोई लीडर ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? जब सब लड़ने को तैयार हों। हाँ, जब सब तैयार हों, उनके अपने लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? यकीनन वो बहुत नाराज हुए होंगे। बहुत ज्यादा। किताब में जिक्र है कि उनके अपने लोगों ने उन्हें ताने दिए, यहां तक कहा कि आपने मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिया। ओह, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहे। और यही सबसे बड़ा सबक है। कैसे? सियासत में हमेशा ताकत बटोरने को ही जीत माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहां ताकत छोड़ देना जीत बन गया। ये सिर्फ टकराव टालना नहीं था, ये पूरी राजनीतिक सोच को उलटने जैसा था। और इसका लंबे समय में क्या असर हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी खाना जंगी, एक सिविल वॉर टल गई। जो ताकत और संसाधन आपस में लड़कर खत्म हो जाते, वे बच गए। और बाद के सालों में यही ताकत इस्लामी हुकूमत के विस्तार में काम आई। तो एक फैसले ने जो उस वक्त कमजोरी लग रहा था, आने वाले वक्त के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर दी। सही कहा। तो इमाम हसन की कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी-कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। जी। लेकिन इतिहास में एक और कहानी है जो इसके बिल्कुल उलट लगती है, जहां आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता था, और वो भी पूरी ताकत से। तारिक बिन ज़ियाद। हाँ, मेरा मतलब तारिक बिन ज़ियाद और स्पेन की फतह से है। और ये कहानी एक ऐसे मशहूर किस्से से जुड़ी है जो शायद हकीकत से ज्यादा एक अफसाना है। अच्छा, तो आप उसी किश्तियां जलाने वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल वही। कि तारिक बिन ज़ियाद 7,000 सैनिकों के साथ स्पेन के तट पर उतरे और अपनी ही कश्तियां जला दी, जी। ताकि फौज के पास वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। हाँ। फिर उन्होंने वो जोशीला भाषण दिया कि पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। ये सुनने में बहुत दिलेरी भरा लगता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी मशहूर हुई। लेकिन किताब एक बहुत अहम सवाल उठाती है। वो बताती है कि अखबार मजमुआ जैसी इतिहास की जो सबसे पुरानी और भरोसेमंद किताबें हैं, जी, उनमें इस घटना का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या? ये किस्सा बहुत बाद में जोड़ा गया, शायद लड़ाई को और ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए। एक मिनट, मतलब जो कहानी हम सबने सुनी है वो शायद सच ही नहीं है। लगता तो यही है। अगर ये जुनून और जज्बा नहीं था तो फिर 7,000 लोग 1 लाख की फौज से कैसे जीत गए? ये तो सुनने में नामुमकिन लगता है। यहीं पर असल कहानी सामने आती है, जो जुनून से ज्यादा रणनीति और दिमाग की कहानी है। अच्छा। तारिक की जीत के पीछे कई सोची समझी वजहें थी। पहली और सबसे बड़ी वजह थी अंदरूनी मदद। अंदरूनी मदद? हाँ, स्पेन का गवर्नर जॉलिन, जो कि एक ईसाई था, वहां के बादशाह रॉड्रिक से अपनी बेटी के साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से बहुत नाराज था। ओह। उसने खुद अफ्रीका में मुसलमानों से मदद मांगी और तारिक को स्पेन के अंदरूनी हालात, फौज की कमजोरियों की पूरी जानकारी दी। अरे वाह, तो असल में ये एक जासूसी थ्रिलर जैसा ज्यादा लगता है। मतलब उनके पास जमीन पर एक इनसाइडर था जो उन्हें सब कुछ बता रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। दूसरी बात, तारिक ने उतरते ही लड़ाई शुरू नहीं की। उन्होंने पहले एक पहाड़ी पर अपना ठिकाना बनाया, जिसे आज भी जबाल अल तारिक कहते हैं, यानी तारिक का पहाड़, जिब्राल्टर। जी। उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत किया। और तीसरा, जब उन्हें पता चला कि बादशाह रॉड्रिक 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है, हाँ। तो उन्होंने जज्बात में आकर लड़ाई नहीं छेड़ी, बल्कि अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर से और मदद मांगी। अच्छा, तो उन्हें और सैनिक भी भेजे गए थे? जी हाँ, मूसा बिन नसीर ने 5,000 और सैनिकों की मदद भेजी। अब तारिक की फौज 12,000 हो गई थी। तो ये कोई आत्मघाती मिशन नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध हमला था। इतना ही नहीं, उन्होंने दुश्मन की कमजोरियों का भी पूरा फायदा उठाया। वो कैसे? रॉड्रिक की फौज में कई सरदार उससे खुश नहीं थे, और लड़ाई के सबसे अहम मोड़ पर वो उसका साथ छोड़कर तारिक से जा मिले। तो ये कहानी उस एक हीरो सब पर भारी वाली फिल्म से तो बहुत ही अलग है जो हमें सुनाई जाती है। हाँ,
हाँ बिल्कुल। यहाँ तो योजना, स्थानीय मदद, सही समय पर मदद मांगना और दुश्मन की फूट का फायदा उठाना, ये सब शामिल है। और यही असल सबक है। इतिहास में अक्सर कहानियों को रोमांचक बनाने के लिए गढ़ लिया जाता है। सही बात है। लेकिन असल कामयाबी के पीछे अक्सर गहरी योजना, सही जानकारी और हालात की समझ होती है, न कि सिर्फ जज्बाती फैसले। किश्तियां जलाने की कहानी प्रेरणा दे सकती है, लेकिन जंग दिमाग से जीती गई थी। हमने कहानी देखी जहां लड़ाई से बचा गया और एक जहां लड़ाई को रणनीति से जीता गया। हमारी आखिरी कहानी इन दोनों से अलग है। ये उस बारे में है कि एक लीडर जानकारी या यूं कहें कि गलत जानकारी के सैलाब से कैसे निपटता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान का दौर। जी, ये कहानी है तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान की। ये इस्लामी इतिहास का एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक दौर था। इस्लामी हुकूमत बहुत दूर तक फैल चुकी थी। हाँ, मिस्र, कूफा, बसरा जैसे दूर दराज के शहरों से लगातार राजधानी मदीना में शिकायतें और अफवाहें पहुंच रही थी। किस तरह की अफवाहें? कोई कह रहा था कि गवर्नर जुल्म कर रहा है, कोई कह रहा था कि सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक तरह से ये 7वीं सदी का एक डिसइंफॉर्मेशन यानी दुष्प्रचार का संकट था। तो ऐसे में जब आपके खिलाफ ही माहौल बन रहा हो, एक लीडर क्या करता है? हजरत उस्मान का पहला कदम क्या था? उन्होंने सीधे कोई सैन्य कार्यवाही तो नहीं की होगी? नहीं, और यहीं पर उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक छुपा है। अच्छा। किताब इसे कदम उठाने से पहले शोध जरूरी है शीर्षक के तहत बताती है। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके विद्रोह को कुचलने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने सच का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने मोहम्मद बिन मुस्लिमा, उसामा बिन जैद जैसे सबसे भरोसेमंद लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें अलग अलग सूबों में भेजा। मतलब एक्शन लेने से पहले एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना। हाँ, ये तो आज के दौर का तरीका लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई फायदा हुआ? क्या इससे विद्रोह शांत हो गया? ये तरीका कुरान की एक तालीम पर आधारित है जिसका जिक्र किताब में भी है। ईमान वालों, अगर कोई शरारती आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लो। हाँ, यानी जांच कर लो। हजरत उस्मान ने उसी सिद्धांत का पालन किया। तो जांच का नतीजा क्या निकला? जांच करने वाले लोग जब वापस आए तो ज्यादातर ने यही बताया कि आम हालात ठीक है और शिकायतें या तो झूठी हैं या बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। लेकिन क्या? लेकिन दुर्भाग्य से जब तक सच सामने आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस जमाने में सफर में महीनों लगते थे। जब तक ये लोग वापस आकर अपनी रिपोर्ट देते तब तक विद्रोहियों ने लोगों को भड़काकर एक बड़ी ताकत खड़ी कर ली थी और वे मदीना की तरफ चल पड़े थे। और आगे चलकर हालात इतने बिगड़ कि हजरत उस्मान की शहादत हो गई। जी, तो मतलब उन्होंने सही तरीका अपनाया, सच का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर भी एक त्रासदी के रूप में निकला। तो क्या किताब इसे एक नाकाम कोशिश मानती है? नतीजे के लिहाज से देखें तो हाँ, वो उस बगावत को रोक नहीं पाए। हाँ, लेकिन सबक ये नहीं है कि जांच नाकाम रही। सबक ये है कि एक लीडर की सबसे पहली जिम्मेदारी अफवाहों और गुस्से पर प्रतिक्रिया देने से पहले सच की तह तक जाना है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हाँ, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उन्होंने उस सिद्धांत का निभाया जो किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने खून खराबे से बचने की आखिरी पल तक कोशिश की। यानी सही प्रक्रिया को अपनाना अपने आप में एक मकसद है, भले ही नतीजा हमारे मन के मुताबिक ना हो। सही कहा। ये बात आज के दौर में तो और भी ज्यादा अहम लगती है। बिल्कुल। आज हम सूचना के सैलाब में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर सेकंड एक नई खबर, एक नया दावा आता है। सही बात है। ऐसे में किसी भी खबर पर यकीन करने या उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करना कितना जरूरी है, ये हम हजरत उस्मान के इस कदम से सीख सकते हैं। उनका ये तरीका आज के लीडर्स के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आज इतिहास का सबक के इन हिस्सों से हमने नेतृत्व के 3 बिल्कुल अलग लेकिन गहरे पहलू देखे। हाँ। इमाम हसन ने सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत शांति के लिए सत्ता छोड़ देने में होती है। तारिक बिन ज़ियाद की कहानी ने हमें दिखाया कि कामयाबी के पीछे की असलियत वो मशहूर किस्सों और जज्बाती नारों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये दिमाग, रणनीति और सही जानकारी का नतीजा होती है। बिल्कुल। और हजरत उस्मान के दौर ने यह सबक दिया कि संकट के समय, खासकर जब अफवाहों का जोर हो, तब जल्दबाजी में कदम उठाने से पहले सच की निष्पक्ष जांच करना ही एक लीडर का सबसे पहला फर्ज है। जी। ये तीनों कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि सही फैसला हमेशा आसान या लोकप्रिय नहीं होता। इतिहास हमें सिखाता है कि दूर तक देखने और सिद्धांतों पर टिके रहने की क्या अहमियत है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। लेकिन एक आखिरी ख्याल के साथ बताइए। इन तीनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन है।
इन नेताओं को अपने ही लोगों की तरफ से आलोचना या दबाव का सामना करना पड़ा। सही बात है। इमाम हसन को ताने दिए गए, हजरत उस्मान पर नरम होने का इल्जाम लगा। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है, क्या आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर फैसले का तुरंत ट्रायल शुरू हो जाता है, जहां हर कदम पर तुरंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया होती है, क्या किसी लीडर के लिए ऐसे शांत, सोचे समझे और आज हम इतिहास के पन्नों में जरा गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब इतिहास का सबक के कुछ हिस्से, और ये किसी आम इतिहास की किताब की तरह नहीं है। सही। ये हमें उन चेतावनियों के बारे में बताती हैं जो इतिहास बार बार देता है, लेकिन हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी बड़ी सल्तनतें जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती थीं, वो आखिर ढह कैसे गईं। किताब का इशारा साफ है। असली खतरा अक्सर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। हम कुछ बहुत अहम ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुरानी कहानियां आज भी उतनी ही मायने क्यों रखती हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों की सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि ये सिर्फ तारीखों की बात नहीं करते। हाँ, ये इंसानी फितरत पर उस पर ध्यान देते हैं। यह हमें दिखाते हैं कि जब लोगों की अपनी दुश्मनी या अपने गुट का फायदा पूरे समाज के भले से ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ गुजरे जमाने की बातें नहीं हैं। नहीं, ये एक तरह से इंसानी समाज के काम करने के तरीके का आईना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी झगड़े से होती है, एक खानदान के अंदर का झगड़ा। हाँ। कुरैश कबीले के दो सबसे ताकतवर खानदान, बनु हाशिम और बनु उमैया। स्रोत बताते हैं कि ये कोई मामूली होड़ नहीं थी, बल्कि गहरी जलन और रंजिश थी। हाँ, खासकर हाशिम की कामयाबी को लेकर। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ एक कबीले की अंदरूनी सियासत थी। हाँ। लेकिन जब इस्लाम आया तो उम्मीद थी कि ये पुरानी कबायली पहचानें खत्म हो जाएंगी और सब एक हो जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। ये दुश्मनी खत्म होने के बजाय और गहरी हो गई और इसने एक नई सियासी शक्ल ले ली। पैगंबर की वफात के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब रहनुमाई कौन करेगा। अच्छा। और ये सवाल सीधे सीधे इसी पुरानी रंजिश के बीच में आ फंसा। सर, एक इतना बड़ा मजहबी और सामाजिक इंकलाब भी इस पुरानी दुश्मनी को पूरी तरह नहीं मिटा पाया। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हजरत उमर जैसे दूर की सोचने वाले लोगों को इस खतरे का अंदाजा था। ओके। वो जानते थे कि अगर खिलाफत किसी एक खानदान, खासकर बनु उमाया के हाथ में चली गई, तो वो इसे अपनी खानदानी बादशाहत बना लेंगे। उन्होंने इसे टालने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। वो कबायली रंजिश जो शायद वक्त के साथ खत्म हो जाती, उसे सियासत ने हमेशा के लिए जिंदा रखा। हाँ, हमेशा के लिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है अच्छा तो नहीं हुआ होगा। नतीजा बहुत बुरा हुआ। ये एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई बन गई जिसने इस्लामी दुनिया की बुनियाद को सदियों तक कमजोर रखा। सदियों तक? हाँ। स्रोत इसे इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती कहते हैं। एक ऐसी दरार जो वक्त के साथ इतनी चौड़ी हो गई कि उसने समाज को बांट दिया। और ये सिर्फ एक सियासी झगड़ा नहीं रहा, इसे मजहब का रंग दे दिया गया। बिल्कुल। और जब सियासत और खानदानी दुश्मनी में मजहब शामिल हो जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। ये तो हुई बड़े पैमाने की बात, लेकिन ये सियासी रंजिशें किसी एक इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? मुझे लगता है मोहम्मद बिन कासिम की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। 17 साल का एक लड़का जो इतिहास के सबसे कामयाब जनरलों में से एक बना। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम की कहानी इस बात की एक दर्दनाक मिसाल है कि कैसे सियासत किसी की काबिलियत को नजरअंदाज कर सकती है। वो एक शानदार कमांडर थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में सिंध और पंजाब को फतह कर लिया था। उनकी कामयाबी के पीछे उनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ का हाथ था, जो उस वक्त के सबसे ताकतवर गवर्नर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि सत्ता नहीं बदली। एग्जैक्टली, जब तक सत्ता नहीं बदली। एक मिनट, मतलब जिस जनरल ने सल्तनत को इतना बड़ा इलाका जीत कर दिया, उसे इनाम की जगह कुछ और मिला, सिर्फ इसलिए कि दरबार में सत्ता बदल गई। बिल्कुल यही हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ के दुश्मन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक नए खलीफा बने और खलीफा बनते ही उन्होंने अपना सियासी बदला लेना शुरू कर दिया। अच्छा। उनका पहला निशाना बने वो लोग जो हज्जाज के करीबी थे, और उनमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद बिन कासिम का। ये तो यकीन करना
मुश्किल है। तो सुलेमान में क्या किया? उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को फौरन वापस बुलवा लिया। मुहिम बीच में ही छोड़कर? हाँ, उन्हें सिंध की मुहिम बीच में ही छोड़कर आना पड़ा और यहाँ आने पर उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उन्हें वासित के कैद खाने में डाल दिया गया। ओह, उन पर इतने जुल्म किए गए कि कुछ ही वक्त में उनकी मौत हो गई। तो मतलब ये हुआ कि मैदाने जंग में आपकी बहादुरी और जीत की कोई अहमियत नहीं अगर दरबार में आपके सियासी दुश्मन बैठे हों। कोई अहमियत नहीं। ये तो किसी भी सल्तनत के लिए बहुत खतरनाक सोच है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये मेरिटोक्रेसी मतलब काबिलियत की हुकूमत का खत्म होना था। स्रोत इस बात पर बहुत अफसोस जताते हैं कि अगर सुलेमान अपनी निजी दुश्मनी को अलग रखते तो मोहम्मद बिन कासिम शायद पूरे हिंदुस्तान को फतह कर लेते। पूरे हिंदुस्तान को? कुछ का तो ये भी मानना है कि वो चीन की सरहदों तक पहुंच सकते थे, लेकिन एक सियासी लड़ाई ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक कामयाब मुहिम, एक काबिल जनरल, सब कुछ अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ गया। और सिर्फ वही नहीं, हज्जाज के जमाने के सभी बड़े कमांडरों का यही हश्र हुआ। ये तो एक काबिल इंसान को खोने की कहानी है, लेकिन क्या ये अंदरूनी लड़ाई पूरे के पूरे समाज को, एक पूरी तहजीब को तबाह कर सकती है? मुझे लगता है स्पेन का मामला शायद इसका सबसे सटीक उदाहरण है। हाँ, स्पेन की कहानी तो और भी ज्यादा दुखद है। तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नुसैर ने जब स्पेन को फतह किया तो वहाँ एक ऐसे सुनहरे दौर की शुरुआत हुई जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 800 साल तक वहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही। उन्होंने ऐसे शहर बसाए, ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई और इल्म और साइंस को इतनी तरक्की दी कि पूरा यूरोप उनसे सीखने आता था। कॉर्डोबा और घरनाता। हाँ, ये शहर उस वक्त दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहर थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, एक सुनहरा दौर था, तो वो बिखर कैसे गए? वजह वही थी, अंदरूनी फूट। फिर से वही? हाँ, फिर से। स्रोत बताते हैं कि कामयाबी ने उन्हें अंधा कर दिया था। स्पेन में मुस्लिम हुक्मरान और अमीर आपस में लड़ने में इतने बिजी हो गए, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल, उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि उत्तर में ईसाई हुकूमतें धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। यानी वो अपनी कामयाबी के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें खतरा दिखाई ही नहीं दिया। वो छोटी छोटी रियासतों में बढ़ गए थे। ये फूट सिर्फ सियासी नहीं थी, ये नस्ली भी थी। अच्छा। अरब, बर्बर और वहाँ के लोकल मुसलमान सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे और अपने अपने गुट बना चुके थे। उनकी सारी ताकत एक दूसरे को नीचा दिखाने में खर्च हो रही थी। और इसका फायदा ईसाई राजाओं ने उठाया। उन्होंने एक एक करके उनकी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उन्हें टैक्स देते थे, अब वो उन पर हुकूमत करने लगे थे। और नतीजा ये हुआ कि 800 साल पुरानी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये वाकई एक चेतावनी है ना? बहुत बड़ी। कि कल्चर और तहजीब की बुलंदी आपको सियासी गलतियों से नहीं बचा सकती। सही कहा। ये एक कड़वा सच है कि जब आप अंदर लड़ रहे होते हैं तो आप बाहर की दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, और यही बेखबरी आपकी तबाही की वजह बनती है। स्पेन का पतन इसी बात का सबूत है। तो हमने देखा कि कैसे अंदरूनी लड़ाई काबिल लोगों को खत्म करती है, सल्तनतों को कमजोर करती है। लेकिन तब क्या होता है जब आप अंदर से कमजोर हो और बाहर से कोई बहुत बड़ी ताकत दरवाजे पर दस्तक दे? मेरे ख्याल से अब हमें तातारियों यानी मंगोलों के हमले की बात करनी चाहिए। हाँ, मंगोलों का हमला इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। लेकिन यहाँ भी जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि मंगोलों के आने से पहले ही इस्लामी दुनिया अंदर से खोखली हो चुकी थी। 13वीं सदी में दो बड़ी मुस्लिम ताकतें थीं। एक तरफ ख्वारिज़्म शाह की विशाल सल्तनत, जो मध्य एशिया से ईरान तक फैली थी। हाँ, और दूसरी तरफ बगदाद में अब्बासी खलीफा की हुकूमत। और जाहिर है इन दोनों में दोस्ती नहीं थी। दोस्ती तो दूर की बात है, इनके बीच कट्टर दुश्मनी थी। ख्वारिज़्म शाह खुद को सबसे बड़ा सुल्तान समझते थे और बगदाद के खलीफा नासिरुद्दीन अल्लाह को अपनी ताकत के लिए खतरा मानते थे। तो दोनों एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए थे। हर वक्त वो एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि उन्हें किसी बाहरी दुश्मन का ख्याल ही नहीं था। और स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात का जिक्र है जो इस नफरत की गहराई को दिखाता है। क्या ये सच हो सकता है कि खलीफा ने मंगोलों को बुलाया था? हाँ, कि खलीफा ने ख्वारिज़्म शाह से बदला लेने के लिए मंगोलों को हमला करने के लिए उकसाया था। मतलब कोई इतना अंधा हो सकता है? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विवाद है। हाँ। कुछ इतिहासकार खलीफा नासिर पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने चंगेज खान को खत भेजे थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मंगोल आएंगे, ख्वारिज़्म शाह को तबाह करेंगे और चले जाएंगे और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये सच हो या ना हो, ये उस वक्त की मानसिकता को जरूर दिखाता है।
ये दिखाता है कि अंदरूनी दुश्मनी किस हद तक पहुंच चुकी थी। और इसका अंजाम इतिहास की सबसे बड़ी तबाही थी। मंगोल जब आए तो वो सिर्फ ख्वारिज़्म शाह को तबाह करके नहीं रुके। नहीं, वो एक तूफान की तरह आए और मध्य एशिया से लेकर ईरान, इराक और शाम तक सब कुछ रौंदते हुए चले गए। शहर के शहर जला दिए गए, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। बगदाद का क्या हुआ? बगदाद, जो उस वक्त इल्म और तहजीब का सबसे बड़ा मरकज था, उसे ऐसा तबाह किया गया कि कहते हैं दजला नदी का पानी कई दिनों तक किताबों की स्याही से काला और इंसानों के खून से लाल बहता रहा। ये सुनना भी खौफनाक है। मशहूर इतिहासकार इब्न असीर, जो उस दौर में जिंदा थे, उन्होंने इस तबाही के बारे में लिखा है और स्रोत में इसका जिक्र है कि ये इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी मुसीबत थी। काश मेरी माँ ने मुझे जन्म ही न दिया होता, या मैं ये सब देखने से पहले ही मर गया होता। तो अगर वो एकजुट होते तो शायद मंगोलों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वो तो आपस में ही लड़ रहे थे और इसी ने उनकी बर्बादी का दरवाजा खोल दिया। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, चाहे वो कुरैश की खानदानी रंजिश हो, मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हो, स्पेन का पतन हो या मंगोलों का हमला, हर कहानी में विलन एक ही है, अंदरूनी फूट। बाहरी दुश्मन ने तो सिर्फ उस कमजोरी का फायदा उठाया जो अंदर पहले से मौजूद थी। बिल्कुल, इन सारे वाक्यों का निचोड़ यही है। जब भी किसी समाज में लोग या गुट अपने निजी फायदे को पूरे समाज के फायदे से ऊपर रखने लगते हैं, तो वो अनजाने में अपनी ही बर्बादी की नींव रख रहे होते हैं। इतिहास बार बार ये सबक सिखाता है, जो कौमें अंदरूनी झगड़ों में उलझ जाती हैं, वो अपनी सारी ऊर्जा और ताकत एक दूसरे को हराने में लगा देती हैं। सही। और जब असली दुश्मन दरवाजे पर दस्तक देता है तो उनके पास लड़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। हाँ, इन सभी कहानियों में अंदरूनी फूट ने किसी बाहरी ताकत को हावी होने का मौका दिया। ईसाई हुकूमतें, मंगोल, सियासी दुश्मन। सही। लेकिन सोचिए, अगर कोई बाहरी दुश्मन हो ही ना तो क्या होता है? क्या ऐसे समाज जो सिर्फ आपस में लड़ते रहते धीरे धीरे अंदर से ही खुद को खत्म नहीं कर लेते? इतिहास हमें ये तो बताता है कि बाहरी हमला होने पर क्या होता है, लेकिन शायद असली सबक ये है कि अंदरूनी लड़ाई का आखिरी अंजाम क्या हो सकता है, चाहे कोई हमलावर मौजूद हो। मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब है इतिहास का सबक, और ये सिर्फ तारीखों और नामों की कोई लिस्ट नहीं है। लेखक ने इसे एक तरह की लैब बनाया है जहां वो इतिहास के अलग अलग हादसों को परख कर कुछ ऐसे नियम निकालने की कोशिश करते हैं जो शायद आज भी हमारी दुनिया पर लागू होते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। लेखक हमें किसी एक देश या एक दौर में यूं कहे कि बांध कर नहीं रखते हैं। वो हमें अब्बासी क्रांति की गलियों से लेकर आधुनिक तुर्की और पाकिस्तान बनने की जो सियासी उठापटक थी, वहां तक ले जाते हैं। मकसद एक ही है, क्या हम इतिहास में बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचान सकते हैं, और अगर हाँ, तो क्या उनसे कुछ सीख सकते हैं? तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद भी यही है। हम देखेंगे कि कैसे एक बड़े दुश्मन को हराने के लिए बने गठजोड़ जीत के बाद अक्सर आपस में ही लड़ पड़ते हैं। हम एक ऐसे बेमिसाल कलाकार की कहानी में उतरेंगे जिसकी कला पर उसकी सियासत भारी पड़ गई, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि और ज्यादा पाने का लालच कैसे एक पूरे देश को तोड़ सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला जो पैटर्न है वो है संयुक्त मोर्चे की राजनीति। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेखक हमें बताते हैं कि ये दोस्ती अक्सर बहुत कच्ची होती है, खासकर जब वो साझा दुश्मन खत्म हो जाए। यहाँ लेखक हमें सीधे दूसरी सदी हिजरी में ले जाते हैं, मतलब आज से लगभग 1200-1300 साल पहले। उस वक्त उमैया वंश की हुकूमत थी और लोग उनके तौर तरीकों से काफ़ी परेशान थे। ख़ास तौर पर जिस तरह वो क्या कहते हैं, गैर अरब मुसलमानों से बर्ताव करते थे, और हज़रत अली के वंशजों पर जो सख्तियाँ कर रहे थे, उससे लोगों में भारी गुस्सा था। तो अब्बासी ख़ानदान ने इसी गुस्से को भुनाने का फ़ैसला किया। लेकिन अकेले तो ये नहीं कर सकते थे, उन्हें साथियों की ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो उन्होंने हज़रत अली के वंशजों के समर्थकों के साथ हाथ मिला लिया। इनमें नफ्से ज़किया और उनके भाई इब्राहिम बड़े नाम थे। एक साझा मोर्चा बना, एक साझा दुश्मन के खिलाफ, उमैया हुकूमत। नारा एक ही था कि जुल्म को ख़त्म करना है, और वो कामयाब भी हुए। 132 हिजरी में उमैया वंश का तख्ता पलट हो गया। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो आज भी सियासत में दिखता है। हाँ, जीत के बाद क्या हुआ? जीत के बाद अब्बासियों का असली चेहरा सामने आया।
सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने अपने सबसे मजबूत साथियों यानी नफ्स ज़किया और उनके समर्थकों को ही रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि यही लोग आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने मिलकर क्रांति की थी, उनमें से एक पक्ष ने दूसरे को बेरहमी से कुचल दिया। नफ्स ज़किया और उनके भाई दोनों मार दिए गए। मतलब मकसद पूरा होते ही दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ये तो इतिहास का एक क्लासिक मामला लगता है। लेखक क्या सिर्फ इसी एक उदाहरण पर रुक जाते? नहीं, वो इसी पैटर्न को और करीब के दौर में भी दिखाते हैं। वो मिस्र का उदाहरण देते हैं, जहां जमालुद्दीन अफगानी ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, नए हुक्मरानों ने उन्हें ही देश से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। अच्छा। फिर 1952 में मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर ने फौजी इनकलाब किया। इस इनकलाब में मुस्लिम ब्रदरहुड ने उनका पूरा साथ दिया था, पर सत्ता पर काबिज होते ही नासिर ने सबसे पहले मुस्लिम ब्रदरहुड पर ही पाबंदी लगा दी। ये तो एक तरह का यूज एंड थ्रो का सियासी मॉडल लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा ही सच होता है? क्या लेखक कोई ऐसा उदाहरण भी देते हैं जहाँ मकसद पूरा होने के बाद भी गठबंधन टिका रहा हो? या इतिहास का नियम यही है कि साझा दुश्मन के खत्म होते ही दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। इन स्रोतों में लेखक ज्यादातर उन मामलों पर ध्यान देते हैं जहां गठबंधन टूटा। उनका तर्क ये है कि सत्ता की अपनी एक फितरत होती है। जब दो या ज्यादा पक्ष मिलकर सत्ता हासिल करते हैं, तो जो पक्ष ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक या ज्यादा संगठित होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सत्ता का बड़ा हिस्सा उसी के पास रहे, और इसके लिए वो अपने कमजोर साथी को रास्ते से हटाने में कोई हिचक नहीं दिखाता। शायद यही राजनीति की त्रासदी है। तो ये तो हुई सत्ता के लिए की गई धोखाधड़ी की बात। लेकिन कभी-कभी धोखा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। इब्ने मुकला की कहानी कुछ ऐसी ही लगती है। हाँ, ये कहानी हुनर और सियासत के टकराव की एक बहुत दर्दनाक मिसाल है। अबू अली मोहम्मद बिन अली इब्ने मुकला कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो अरबी लिखावट यानी कैलीग्राफी के इतने बड़े फनकार थे कि आज भी उन्हें इस कला के सबसे बड़े उस्तादों में गिना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने लिखावट के ऐसे नियम बनाए जो आज तक इस्तेमाल होते हैं। मतलब एक जीनियस कलाकार। लेकिन फिर राजनीति में कैसे उलझ गए? यही उनकी कहानी का दूसरा पहलू है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, उनमें बहुत ऊंची सियासी ख्वाहिशें भी थीं, और वो कामयाब भी हुए। वो 3 बार अब्बासी खलीफा के वजीर के पद तक पहुंचे। लेकिन उनकी भूख बढ़ती गई। उन्हें लगा कि वो वजीर से भी ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। और यहीं पर उन्होंने गलती कर दी। बिल्कुल। उन्होंने खलीफा के खिलाफ ही एक साजिश रच डाली, जो कि नाकाम हो गई। अब खलीफा के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश नहीं थी, ये एक निजी धोखा भी था। और उन्होंने जो सजा दी वो बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर सजा थी। और इसका एक मतलब भी था। क्या सजा दी गई? खलीफा ने इब्ने मुकल्ला का दाहिना हाथ कटवा दिया। वही हाथ जिससे वो जादूगरी करते थे, जिससे वो खूबसूरत लिखावट को जन्म देते थे। हे भगवान! ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये उनकी पहचान पर हमला था। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब जिस हाथ ने खूबसूरती रची उसी को काट दिया गया। ये सिर्फ एक सजा नहीं बल्कि एक कलाकार की रूह को मिटाने की कोशिश लगती है। ये बेहद त्रासद था। कहा जाता है कि इसके बाद भी उन्होंने अपनी कलाई पर कलम बांधकर लिखने की कोशिश की। उनका एक शेर है जो उनके इस दर्द को बयां करता है। ऐ मेरे दाहिने हाथ, अगर तू मुझसे जुदा हो गया तो क्या, मेरी जिंदगी में तो तू मुझसे कभी जुदा नहीं था। लेखक का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा सबक है। अगर इब्ने मुकल्ला अपनी बेमिसाल कला पर ही ध्यान देते और सियासत के दलदल से दूर रहते, हाँ, तो ना उनका ये भयानक अंजाम होता और दुनिया को उनकी कला का और भी फायदा मिलता। हाँ, पर यहाँ एक और नजरिए से सोचा जा सकता है। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा देना चाहिए? क्या उसे सिर्फ अपनी कला तक ही सीमित रहना चाहिए, भले ही उसे लगता हो कि वो समाज में और बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, लेखक का नजरिया ये है कि हर इंसान को अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानना चाहिए। इब्ने मुकल्ला कला में बेजोड़ थे, पर सियासत की चालों में उतने माहिर नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा खेल चुना जिसके नियम वो पूरी तरह नहीं समझते थे, और उसकी कीमत उन्हें अपने सबसे कीमती हुनर को खोकर चुकानी पड़ी। ये एक तरह से सही मैदान चुनने का सबक है। ये बात सोचने वाली है। इब्ने मुकल्ला ने सियासत को चुना और अपनी कला गंवा दी। अब एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने इसका ठीक उल्टा किया है। उन्हें सियासत की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये कहानी है नाइजीरिया के उस्मान दान फोडियो की। जी,
उस्मान दान फोडियो की कहानी इब्ने मुकला के ठीक विपरीत खड़ी है। वो एक बहुत बड़े इस्लामी विद्वान और समाज सुधारक थे। उनका मकसद नाइजीरिया के मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तालीम देने, किताबें लिखने और लोगों को सही दीन सिखाने में लगा दी। और उनके काम का असर भी बहुत गहरा हुआ होगा, जाहिर है। बहुत ज्यादा। उनका आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि उस वक्त के हुक्मरान उनसे डरने लगे। हालात ऐसे बने कि उनके समर्थकों ने बगावत करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और सत्ता की बागडोर उस्मान दान फोडियो को सौंपनी चाहिए। उन्हें एक सल्तनत का बादशाह बनने का मौका दिया गया था। ये बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने सत्ता ठुकरा दी। लेखक के मुताबिक उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें डर था कि सियासत उनके सुधार के काम को खराब कर देगी, या कोई और गहरी वजह थी? लेखक के अनुसार उस्मान दान फोडियो का मानना था कि उनका काम मजहबी और सामाजिक सुधार का है, सियासत का नहीं। उन्हें शायद ये अंदाजा था कि अगर वो सत्ता में उलझ गए तो उनका असल मकसद पीछे छूट जाएगा। वो बादशाह बनने के बजाय अमीरुल मोमिनीन कहलाना पसंद करते थे, लेकिन एक शासक की तरह नहीं, बल्कि एक रूहानी रहनुमा की तरह। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब तक वो जिंदा रहे, उनका आंदोलन अपनी असल राह पर चलता रहा और बेहद कामयाब हुआ। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? मतलब क्या बिना राजनीतिक ताकत के कोई भी बड़ा सामाजिक सुधार लंबे समय तक टिक सकता है? शायद उनके वारिसों ने यही सोचा हो, क्योंकि कहानी में एक मोड़ आता है। अब बिल्कुल सही जगह पर पहुंची हैं। उनकी मौत के बाद यही हुआ। उनके वारिसों ने सियासत में पूरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। जो आंदोलन तालीम और सुधार पर टिका था, वो अब एक सल्तनत बन गया। और जैसे ही ऐसा हुआ, वो अपनी असल रूह खो बैठा। अब वो सुधार के बजाय सत्ता के झगड़ों, साजिशों और लड़ाइयों में उलझ कर रह गया। तो लेखक का सबक साफ है, जब किसी मजहबी या सामाजिक आंदोलन का मकसद सत्ता हासिल करना बन जाता है, तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। यानी सही वक्त पर रुक जाना भी एक कला है। और रुक जाने या संतोष करने की इसी बात से जुड़ा हुआ अगला विषय है, जो सीधे तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा है, पाकिस्तान का बनना। लेखक इसे राजनीतिक लोभ का एक बड़ा उदाहरण मानते हैं। हाँ, उनका तर्क थोड़ा अलग और सोचने पर मजबूर करने वाला है। वो कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान का बन जाना मुस्लिम लीग के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। यहाँ पे नेताओं को, जिसे लेखक पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन या राजनीतिक संतोष कहते हैं, वो अपना लेना चाहिए था। मतलब जो मिला है उसे मजबूत करने और बनाने पर ध्यान देना चाहिए था। राजनीतिक लोभ का रास्ता अपनाया। वो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भी हासिल करना चाहते थे। ये जो और ज्यादा की चाह थी ना, इसने उन्हें कभी स्थिर नहीं होने दिया। देश की बुनियाद मजबूत करने के बजाय उनका ध्यान बाहरी मुद्दों पर लगा रहा, जिसने अंदरूनी तौर पर देश को कमजोर किया। और इस राजनीतिक लोभ का सबसे विनाशकारी नतीजा तो शायद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का अलग होना था। जी, लेखक उसी को अपने तर्क का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहां की पार्टी अवामी लीग को पूरे पाकिस्तान में बहुमत मिला। अब लोकतंत्र का सीधा साधा नियम तो ये कहता है कि जिसे बहुमत मिला है, सरकार वही बनाएगा। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं को ये मंजूर नहीं था। उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। ये राजनीतिक लोभ का चरम था कि सत्ता हमारे हाथ से किसी और के पास, खासकर एक बंगाली नेता के पास कैसे जा सकती है। इस एक फैसले ने देश को गृह युद्ध में धकेल दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ गया। लेखक के मुताबिक अगर उस वक्त के नेता सिर्फ चुनाव के नतीजों को ही स्वीकार कर लेते, यानी राजनीतिक संतोष दिखा देते, हाँ, तो शायद देश को टूटने से बचाया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल है। अब आखिरी सबक की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी देश के अंदरूनी लालच के बारे में नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के अपनी पहचान को लेकर असमंजस के बारे में है। यहाँ लेखक हमें तुर्की ले चलते हैं। ये एक और गहरा मुद्दा है। 19वीं सदी तक आते आते ऑटोमन सल्तनत को ये एहसास होने लगा था कि वो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत में पश्चिमी देशों से बहुत पिछड़ गई है। इस एहसास से कमतरी या इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का जवाब उन्होंने क्या निकाला? पश्चिम की नकल करना। और फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क आए, जिन्होंने इस नकल की प्रक्रिया को एक इनकलाब में बदल दिया। हाँ, उन्होंने इसे चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने सदियों पुरानी इस्लामी खिलाफत को खत्म कर दिया। अरबी लिपि, जो तुर्की भाषा लिखने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रही थी, उसे रातों रात बदलकर लैटिन लिपि लागू कर दी। लोगों के पहनावे से लेकर उनकी टोपियों तक हर चीज को पश्चिमी बनाने का हुक्म जारी कर दिया।
ये सिर्फ सुधार नहीं था, ये अपनी पहचान को जड़ से उखाड़कर फेंकने जैसा था। हाँ, पर क्या इसे उस वक्त की जरूरत के तौर पे नहीं देखा जा सकता? एक पिछड़े हुए देश को तेजी से आधुनिक बनाने का एक शॉक ट्रीटमेंट? लेखक इसे एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं। वो कहते हैं कि ये अपनी सभ्यता से नफरत और पश्चिमी सभ्यता से यूं कहिए कि अंधाधुंध लगाव का नतीजा था। इसके मुकाबले वो एक दूसरे तुर्क विचारक जिया गोकाल्प का जिक्र करते हैं। जिया गोकाल्प का नजरिया ज्यादा संतुलित था। उनका मानना था कि हमें पश्चिम से उनकी बेहतरीन चीजें जरूर लेनी चाहिए, जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, लोकतंत्र के विचार, लेकिन अपनी पहचान को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, अपने इस्लामी और तुर्क तहजीब को बनाए रखना चाहिए। तरक्की करो पर अपनी जड़ें मत काटो। मतलब लेखक का सबक यही है कि किसी दूसरी सभ्यता की पूरी तरह नकल करके कोई कौम महान नहीं बन सकती। सही बात है। अपनी पहचान खोकर जो तरक्की होती है वो असल में एक तरह की दिमागी गुलामी होती है। असली तरक्की वो है जहां आप दूसरों से अच्छी चीजें सीखें, लेकिन उन्हें अपनी तहजीब और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालें। तो इन सारी अलग अलग कहानियों और सदियों के सफर का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे सत्ता के लिए बने गठजोड़ अक्सर धोखे पर खत्म होते हैं, कैसे एक कलाकार की महानता राजनीतिक लालच में खो जाती है, कैसे मजहबी सुधार का आंदोलन सत्ता के लालच में भटक जाता है, और कैसे और ज्यादा पाने की चाह में देश तक टूट जाते हैं। इन सभी मिसालों में एक ही धागा है जो इस किताब के शीर्षक इतिहास का सबक को सही ठहराता है। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि इंसान की फितरत, जैसे लालच, महत्वाकांक्षा, धोखा और किसी चीज पर प्रतिक्रिया में हद से गुजर जाना, ये हर दौर और हर मुल्क में एक जैसे नतीजे पैदा करती हैं। अब्बासियों ने जो अपने साथियों के साथ किया, वो आज की कॉरपोरेट दुनिया या सियासत में भी किसी न किसी रूप में दिखता है। इब्ने मुकल्ला की कहानी हर उस हुनरमंद इंसान की कहानी है जो गलत मैदान में अपनी किस्मत आजमाता है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या हम इन पैटर्न्स को पहचानकर कुछ सीखते हैं या हर पीढ़ी वही गलतियां दोहराने के लिए मजबूर है। और इसी के साथ हम सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। लेखक बार बार इतिहास से सीखने पर जोर देते हैं, लेकिन अगर ये गलतियां चाहे वो 1200 साल पहले अब्बासियों ने की हों या 50 साल पहले पाकिस्तानी नेताओं ने, इतनी सार्वभौमिक हैं, तो क्या इतिहास का असली सबक यह है कि हम इससे कुछ सीख सकते हैं, या फिर सबक यही है कि इंसान अपनी फितरत